हमारे वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान में गति आने की बहुत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि टीकाकरण जो हम आज करेंगे और जो अप्रैल मई में उसका जो हमें इम्पैक्ट है, जो उसका जो असर है, वो हमको जुलाई अगस्त में देखने में आएगा। एकदम से तो टीकाकरण से ही, लेकिन उसको गति देने की बहुत आवश्यकता है। और जैसे परसों या कल थे 43 लाख करीब हुए हैं देश में टीके लगे कल हैं। करीब 30 लाख से ऊपर हुए हैं। हाँ, परसों से 43 लगे थे, शायद सबसे ज्यादा थे। तो इस नंबर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा के करीब 1 करोड़ प्लस रोज लोगों को, 10 मिलियन रोज लोगों को नंबर हमें देना पड़ेगा। और कल कोई निर्णय लिया भी है भारत सरकार ने कि ऑफिसेज में और दूसरी जगहों पे भी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस, आई थिंक अब ये ओपन अप करना पड़ेगा। और हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टीकाकरण के दायरे में हमको अब 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी लोगों को लाने की आवश्यकता है। पूरे देश में 1,25,000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस और 685 मौत। साल 2021 में अब तक का कोरोना से एक दिन में मौत का ही सबसे भयानक आंकड़ा है। यह मैं आपको पिछले 24 घंटे यानी बुधवार 7 अप्रैल का आंकड़ा बता रहा हूं। बताया जा रहा है अगले 4 हफ्ते बड़े भारी पड़ेंगे। क्या सेकेंड वेव आ चुकी है? क्या यह पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है? कहां चूक गया भारत? What triggered the fresh wave of COVID-19 spread? क्या भीड़ और कुंभ और चुनाव रहे सुपर स्प्रेडर? क्या वैक्सीनेशन का काम स्लो चल रहा है? कैसे निपटेंगे इससे? क्या अभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है? क्या वैक्सीन कारगर होगी, मगर कितने दिन? ये सारे सवाल मेरे मन में है और जाहिर है आपके मन में भी होंगे। इसलिए मैं आज एक खास मेहमान के साथ आपका तारुफ करा रहा हूं, अपनी बातचीत सुना रहा हूं आपको। ये है दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा देश के मेडिकल जगत का जाना माना नाम है, बड़े सर्जन हैं। एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर खोला गया था उसमें डॉक्टर मिश्रा का बड़ा योगदान था और कोरोना क्राइसिस के समय देश को सही दिशा दिखाने में भी डॉक्टर मिश्रा का बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए आज मैं सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा आपका स्वागत करूंगा इस शो पर और आपसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगा जो सबके मन में है, देश का हर नागरिक जानना चाहता है, क्या आधिकारिक तौर पर हम ये दूसरी वेव देख रहे हैं? देखिए, आधिकारिक तौर क्या होता है मुझे नहीं पता। जो ऑब्वियस चीजें हैं, जो जग जाहिर है, उसमें कोई न भी कहे तो भी है। ये आपको याद होगा पिछले वर्ष हम लोग बार बार सबका सवाल का ये जवाब दे रहे थे कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है भारत में, और सरकार ने तो कभी हामी भर के दी नहीं उसमें जी। हम ही लोग कहते रहे कि भाई हो गया है। आप देख लीजिए 1 साल के बाद हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो बिल्कुल ये दूसरी लहर है और भारत अपने में कोई अलग देश नहीं है इस दुनिया से। पूरी दुनिया में हमने देखा कि इस तरह की वेव्स यूरोप में आई, यूके में आई और जगहों पे भी आई। केवल चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, डिक्टेटरशिप है, वहां सख्ती है, लोग अपने इच्छा अनुसार कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं और वो उस तरह की सख्ती कर सकते हैं जो डेमोक्रेसीज नहीं कर सकती। और उसी का खामियाजा डेमोक्रेसीज भुगत रही हैं पूरी दुनिया में। उस तरह की सख्ती मुझे नहीं लगता कि और किसी देश में संभव है, चाहे रशिया भी हो। रशिया कम से कम थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है एज कंपेयर टू चाइना। तो उसी का ये रिजल्ट है, उसी का ये नतीजा है कि हम जिस अवस्था में आज हैं, जो सितंबर से भी ज्यादा हम संक्रमण देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। तो डॉक्टर साहब, क्या हम माने कि ये पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है ये सेकेंड वेव? अब देखिए, ये तो समय बताएगा कि मृत्यु दर हमारी कहाँ जाती है। अभी जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है पिछले 3 हफ्तों में, और उसके जो मुख्य कारण हमारे समझ में आए और जो लोग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की समझ में आए, वो यही थे कि जो आपने कहा कि चूंकि हमारे भारत में
संक्रमण का नंबर प्रतिदिन 10,000 या एक दो दिन 9,000 8,000 तक पहुंचा, लेकिन 10,000 आप कहिए कि 10,000 के आसपास ये चल रहा था। 10,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता है जी। लेकिन हम सब ने ये मान लिया कि कोविड अब खत्म होने वाला है, और बहुत सारे लोगों ने, अच्छे खासे समझदार लोगों ने इस बात को कहा कि अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम मिल सकते हैं, आप डिनर पे आ जाइए, हम डिनर पे आ जाते हैं। और मैं सबको यही कहता रहा, देखिए अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुकते हैं, अभी केसेस आ रहे हैं, ठीक है, हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी संक्रमण है, 10,000 केस कम नहीं होते। और आप देखिए 3 हफ्ते बाद हम कहाँ खड़े हैं आज। उसका दूसरा कारण महाराष्ट्र की अगर हम बात करें आज, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम कोविड उचित व्यवहार कहते हैं, वो लोग बिल्कुल, लोगों ने उसको तिलांजलि दे दी भारत में, पूरे भारत में। कोई एक जगह एक्सेप्शन नहीं है उसके लिए। और ये यूरोप में भी हुआ था। जी। यूरोप में भी जो संक्रमण बढ़ा वो इसी वजह से बढ़ा कि लोग लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मानने को तैयार नहीं। जो यूके में और यूरोप में, आप देखिए फ्रांस में, जर्मनी में और सभी सभी देशों में लॉकडाउन लगे थे नवंबर दिसंबर में, फिर से जब हमारी स्थिति बेहतर हो रही थी। तो अब हम वही 2 महीने बाद हम उस अवस्था में आके खड़े हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि टीकाकरण अभियान शुरू हुआ 16 जनवरी से, लेकिन हमने कुछ जितना अचीव करना था उतना अचीव नहीं हुआ पहली फेज में। जी, वही जी, आप डॉक्टर मैं पूछे। पूछना चाह रहा, पहली बात तो ये है कि क्या ये जो वेरिएंट आया है, जो मैंने पहले पूछा था ज्यादा खतरनाक है क्या ये, तो ये वेरिएंट आया, ये ज्यादा खतरनाक है क्या? ये म्यूटेंट बताया जा रहा, म्यूटेट कर चुका है, ये वेरिएंट है, ब्राजील वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है, ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है क्या? देखिए अभी जो म्यूटेंट हमारे यहाँ है वो हमारा अपना म्यूटेंट है जो महाराष्ट्र में है। 2 म्यूटेंट है उसमें, एक कुछ 451 कुछ नाम दिया है उन्होंने, एक 484 नाम दिया है, उसके पहले कुछ और लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। ये वायरोलॉजिस्ट की टर्मिनोलॉजी है, वो एकेडमिक इंटरेस्ट का होता है। लेकिन ये अब हम जो देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, पंजाब में यूके का वेरिएंट है क्योंकि ये आंदोलन से कंसर्निंग बहुत सारे लोग आए बाहर से, और अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन वहां पे पूरे अपने चरम पे है पंजाब में। महाराष्ट्र में 2 म्यूटेशन, ये जो 2 तरह की म्यूटेशन है जिसको हम डबल म्यूटेशन भी कह रहे हैं, जी। तो ये जरूर ज्यादा संक्रमण कर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये और सभी इसमें लोग फेर्टिलिटी इस बात को, रिस्क इसमें ज्यादा है, फेर्टिलिटी रिस्क। शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था कि फर्टिलिटी ज्यादा है, और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्टिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये समय बताएगा। क्योंकि जैसे आपने कहा 685 लगभग 700 डेथ्स हुई थी 3-4 दिन पहले, और आज फिर 685 हुई है पिछले 24 घंटे में। जी। उसके बीच में 2 दिन थोड़ा सा कम हुई थी, जी। एक दिन 500 करीब हुई थी, एक दिन 500 से थोड़ी सी कम मृत्यु दर थी। जी। तो अच्छा, कर्नाटक में भी देखिए 50% जो म्यूटेशन है वो हमारा अपना भारत का है, इंडिजिनस म्यूटेशन है। महाराष्ट्र में भी इंडिजिनस है, और 80% तक ये म्यूटेशन है लोगों में देखने में आ रहा है, और 20% लोगों में करीब ये डबल म्यूटेशन वाला है जो ज्यादा संक्रमण संक्रमण की, देखिए गति में बताऊं आपको, एक हम लोग बात करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट बात करते हैं, जो हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, उसको R0 अगर माने, R0 का मतलब ये होता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है बट आप मेरे को नहीं ट्रांसफर करेंगे उसको। जी। R1 जब कहते हैं तो संक्रमण एक व्यक्ति 4-5 व्यक्तियों को फैला सकता है, दे सकता है। इसकी तुलना अगर आप करें मीजल्स से, मीजल्स जो बच्चों में होती है, खसरा जिसे बोलते हैं, उसमें एक व्यक्ति 12 से 18 लोगों को संक्रमण दे सकता है, उसके अगर संपर्क में लोग आ जाएं। तो मीजल्स बहुत ज्यादा इन्फेक्शस होता है, उतना नहीं है ये, लेकिन 10 लोग, उस इसका जो इस समय फैक्टर है, नंबर है, वो 1.65 आंका गया है पूरे भारत में। और उसमें उसकी वजह से 10 लोगों को अगर हम माने कि संक्रमण है तो वो 17 लोगों को और दे सकते हैं, और इस तरह से वो मल्टीप्लाई होता है। जी। और जरूर ये होता संपर्क से ही है। अगर हम मास्क लगा लें और मास्क लगा के एक दूसरे से बातचीत करें तो इसकी संभावना 80 से 90% तक कम हो जाती है, अगर डिस्टेंसिंग नहीं भी है तो भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गैदरिंग्स हो रही हैं, जैसे इलेक्शन रैली भी हो रही है, जी डॉक्टर लोग साहब। अगर मास्क मास्क ही यूज कर लें उसमें तो भी बच जाएंगे।
लेकिन हम यही जानना चाह रहे थे कि क्या हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए डॉक्टर साहब? हमारे पास तो एक क्राइसिस झेलने का 9 महीने हो चुके थे जब पहला वेव, बड़ा वेव आया था। आज 9 महीने के बाद हम फिर लगभग उसी जगह पर पहुंच गए हैं। क्या हम निश्चिंत हो गए थे? आपने जैसे बताया कि हम तो, आप लग रहा है कि हम लोग सब निश्चिंत हो गए थे। क्या आकलन सरकारी लेवल पर भी आकलन नहीं कर पाया, सरकार भी ठीक से आगाह नहीं कर पाई, या जो कड़े कदम और उठाने चाहिए थे, या मैं ये भी कहूंगा कि क्या टेस्टिंग पूरी तरह से ठीक से नहीं कर पाए हम? नहीं, इसमें जरूर सभी की कंप्लेसेंसी रही इसमें। चूंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गया, टीकाकरण अभियान शुरू हो गया और केसेस एकदम कम होते चले गए, तो लोगों ने वाकई में ये मान लिया। और बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे और बड़े समझदार लोग इस बात को कहते थे कि साहब अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है। तो ये मैं समझता हूँ वी हैव बीन टू सम एक्सटेंट टेकन ऑफ गार्ड। इतना संक्रमण बढ़ेगा ये अंदाज नहीं था। बढ़ सकता है ये अंदाज तो था कि सेकेंड वेव आएगी, जैसे यूरोप में आई थी, आएगी, लेकिन इसकी गति इतनी अधिक होगी ये किसी ने इसका आकलन नहीं किया। और ये आज जो भी कहे एपिडेमियोलॉजिस्ट, फिर अपने वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेके आ जाते हैं, बात करने लगते हैं। लेकिन अभी फरवरी में, जनवरी में देखे, किसी ने कोई फोरकास्ट नहीं करी थी, सब चुप बैठे हुए थे। अब ये फिर से आने लगे, कोई यूएस वाले और यहाँ वाले, साहब इतना हो जाएगा मई तक। अब वो तो सबको दिख रहा है, उसमें वो कौन सी खास बात बता रहे हैं। तो क्या हमको कुछ ऐसा करना चाहिए था इस दौरान जो हम नहीं कर पाए इस पिछले 9 महीने में, सरकार के लेवल पर भी और अपने लेवल पे भी? अपने लेवल की देखिए लापरवाही। सरकार के लेवल पर देखिए, प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को दोहराया है अपना। उन्होंने जब वैक्सीन का लॉन्च किया तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि ढिलाई नहीं करनी है। जब उन्होंने अपना वैक्सीन 1 मार्च को लगवाया तब भी यही कहा कि ढिलाई नहीं करनी है। अब देखिए, प्रधानमंत्री से ज्यादा कवरेज तो किसी को मिलता नहीं है मीडिया में, और सब जी सुनते हैं इस बात को, उनकी बात को। जब भी वो कोई बात कहते हैं, ट्वीट करते हैं, बात कहते हैं। जी। फिर उन्होंने बीच में मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी एक बुलाई, और आज फिर एक मीटिंग है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी। तो देखिए, अब जो लेकिन वही हमारा डॉक्टर साहब, वही प्रधानमंत्री और वही केंद्रीय मंत्री फिर अलग अलग राज्यों में जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां पे भीड़ जुटाते हैं और भीड़ जुटाने का श्रेय भी लूटते हैं। और हमने सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि चाहे वो किसी भी पार्टी की रैली हो, वो रैलियों में लोग मास्क पहन कर नहीं आए थे। तो क्या वो जो चुनावी रैली थे वहां पर कोरोना फैलने का इतना खतरा नहीं था? नहीं नहीं, देखिए, कोरोना बिल्कुल फैलेगा, वहां भी फैल रहा है। लेकिन चूंकि हमारी देखिए जनसंख्या अगर हम देखें तो 60-65% लोग जो है हमारे 35 वर्ष से नीचे हैं, यंग हैं। रैलीज में यंग लोग आ रहे हैं। और अगर आप बिहार का भी उदाहरण लें, जो बिहार का जो इलेक्शन हुआ था, पूरा कैंपेनिंग, वो भी पीक ऑफ कोविड में हुआ था। जी लेकिन कोई वहां पे मृत्यु दर या संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन एसिम्टोमेटिक, लक्षण रहित कोविड और माइल्ड सिम्टम्स तो बहुत सारे लोगों को होते हैं, निकल जाते हैं। ये हमारे बहुत सारे सीरो सर्वे से भी प्रूव हुआ है, चाहे महाराष्ट्र का हुआ हो, दिल्ली का हुआ हो। 60%, 62% दिल्ली के सीरो सर्वे में लोग एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी। इसी प्रकार से दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को तो संक्रमण होके ठीक हो गए, पता ही नहीं चला। इसका तात्पर्य यही निकलता है। तो इसलिए अच्छा, इलेक्शन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो इलेक्शन कमीशन ने करना ही है। उसको क्या रोक सकते थे, ये लॉ का प्रश्न है। अब इस पर तो लॉ वाले ही बता सकते हैं कि क्या इसको 6 महीने या साल भर टाला जा सकता था। क्या 6 महीने में कोविड कंट्रोल हो जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं या है। अभी वर्चुअल तो कैंपेनिंग? वर्चुअल कैंपेनिंग भारत में अभी संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास रूरल एरियाज में स्मार्टफोन नहीं है, या वो नहीं एक्सेस कर सकते। इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यू है, टेलीविजन भी नहीं होते गांव में बहुत सारे लोगों के पास। तो ये एक मैं समझता हूं कि अपवाद है, और इसका कुछ ना कुछ कीमत तो हमको देनी पड़ेगी। कुंभ के जो आयोजन हुए वो भी क्या अपवाद कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, वो भी इसीलिए पहले तो उन्होंने कहा, अब उन्होंने आरटीपीसीआर वगैरह उसको मैंडेटरी किया है। लेकिन अब महाराष्ट्र में तो न तो कुंभ है, न इलेक्शन है।
तो अब हम इसको, ये जो इसकी साइकिल है इस वायरस की, इसको देखिए, भारत बड़ा देश है, जैसे यूएसए बड़ा देश है, चीन बड़ा देश है, भारत बड़ा देश है। इसमें हर राज्य का पीक भी अपना आएगा, पहले भी आया था, अब भी आएगा। तो आज महाराष्ट्र में है, तो ये हम नहीं कह सकते कल ये उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात नहीं होगी। ठीक है, अभी बढ़ तो सभी जगह रहा है, कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें संक्रमण नहीं बढ़ रहा, बढ़ तो सब जगह रहा है। महाराष्ट्र एक उसमें से स्टैंड आउट होता है, या केरला होता है, या पंजाब होता है। तो अब इसीलिए बात होती है बार बार कि क्या सीमित लॉकडाउन फिर से लगाने की आवश्यकता है, जो लगा भी रही है अब राज्य सरकारें, और शायद करना भी पड़ेगा। पूरा लॉकडाउन तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार या राज्य सरकारें अब वो रिस्क फिर से लेंगी जो उन्होंने पिछले वर्ष लिया था, क्योंकि जी। उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। अब देखिए, ये तो दुधारी तलवार है, आप कुछ करते हैं तो भी आपका क्रिटिसिज्म है, आप नहीं करते हैं तो भी आपका क्रिटिसिज्म है। किसी को पता नहीं है कि आइडियल सिचुएशन क्या है, नोबडी नोज दिस। तो जितना उसमें हो जाए, लोग अपना अगर ये कर लें, जी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर लोग अपना ये कर ले, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार, तो हम ज्यादातर लोग बचे भी रहे हैं अभी तक और बचे रहेंगे आगे भी। कहीं भी ब्रीच होता है तो वो इन्फेक्शन पकड़ लेता है आपको। मतलब सरकारों के चाहने से नहीं, मतलब लोग अगर चाह ले तब अपने अपनी सुरक्षा लो खुद अपने हाथों में है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का सहयोग अगर नहीं मिलेगा, सरकारें जो मर्जी ये करती रहें, अगर लोगों का सहयोग इसमें नहीं होगा तो ये संक्रमण पे इसको थामना असंभव है। क्या लोगों के सहयोग से ही थम सकता है ये। क्या हम लोग टेस्टिंग भी और हो सकती थी जो कि नहीं हुई, और क्या वैक्सीनेशन के साथ साथ भी टेस्टिंग हो सकती थी? नहीं, टेस्टिंग तो हो रही थी और टेस्टिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई काफी। पिछले मार्च में हमारे पास केवल एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था, आज हमारे पास 3,000 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। लेकिन मैं बता सकता हूं, जहां पे मैं बैठा हूं आज, यहाँ पे टेस्ट करवाने वालों की संख्या प्रतिदिन, मान लीजिए 700-800 थी जब सितंबर अक्टूबर में, तो ये घट के 100 रह गई, 50 रह गई। ये कमोवेश ये पूरे भारत में हुआ है, कि क्योंकि अगर सिम्टम नहीं है आदमी क्यों टेस्ट कराएगा। तो ये बिल्कुल, अब लेकिन अब टेस्टिंग फिर से बढ़ना शुरू हो गई, तो टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। लोग नहीं करा रहे थे क्योंकि सस्पेक्ट नहीं कर। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, सबसे 3 कारण मैं बता रहा था आपको, जो महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पे भी है। एक तो हो गया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड जी। उचित व्यवहार, जो लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरा हमारा हो गया कि जो लोगों ने बिल्कुल ये मान लिया अब कुछ है ही नहीं, सब पार्टीज हो रही है। अब देखिए बॉलीवुड के कितने लोग संक्रमित हो गए, क्योंकि शूटिंग चल रही है, प्रोग्राम बन रहे हैं, और कोई उसमें कोई बचाव नहीं हो रहा। अब लोगों को भी हो गया संक्रमण। दूसरा, म्यूटेशंस एक बहुत बड़ा कारण है, ये इस स्पाइक का, इस बढ़ोतरी का म्यूटेशन जरूर एक बड़ा कारण है। और क्योंकि वो उनका संक्रमण की गति बहुत ज्यादा है, ये हमने यूके में भी देखा था, ये ब्राजील में भी देखा गया है, और ये साउथ अफ्रीका में भी देखा, और बाकी जगहों पे भी देखा। तीसरा कारण जो आज है, वो शायद पिछले लॉक उसमें नहीं था कोविड में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बंद थी, स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे। सुपर स्प्रेडर्स जो हम कह रहे हैं लोगों को, एक तो इवेंट्स, सुपर जी। स्प्रेडर इवेंट्स, और दूसरे सुपर स्प्रेडर पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है। वो देखिए, यूनिवर्सिटीज खुल गई, क्लासेस शुरू हो गई, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे अपने नॉर्मल रूटीन में आ गई। शॉपिंग एरियाज में आप देख ही रहे हैं, कोई वहां पे कमी नहीं है भीड़ की। वो हमने दिवाली पे भी देखा, वो हमने दशहरे पे भी देखा, और अभी होली पे भी आपने देखा। तो ये सब करके सुपर स्प्रेड क्या हो रहा है, ये यंग लोगों को होता है। यंग लोगों में लक्षण बहुत ज्यादा नहीं होते, और वो लेकिन एक दूसरे को तो दे सकते हैं। और मुझे पूना से हमारे कोई फैमिली हमारे, मैं जानता हूँ परिवार, वो कहने एक बच्ची आई उनके यहाँ घर पे मिलने, और उसको कोई लक्षण नहीं थे। वो वहां पे घर पे खाना वाना खाया सबने साथ में मिलकर, और 2 दिन बाद उसको लक्षण आ गए। फिर उसका टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आई, उन तीनों ने अपना कराया, घर में जो थे उनका भी पॉजिटिव आ गया। तो ये जो है, ये खूब सोशलाइजिंग खूब बढ़ गई, एकदम से लोग बेचैन थे कि 1 साल से सोशलाइजिंग नहीं हो रही।
तो ये बड़ा कारण है। वैक्सीनेशन की बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अभी आपको क्या लग रहा है कि हम वैक्सीनेशन में क्या हम लोग अभी स्लो चल रहे हैं, जिस गति से होना चाहिए वैक्सीनेशन वो नहीं हो रहा है? अभी कुछ राज्यों ने जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ने भी गुहार लगाई है कि हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है, आप लोग जल्दी से पहुंचाइए। कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो खत्म ही हो गया है स्टॉक। तो हम जब देखते हैं कि दूसरे जो देश हैं, अमेरिका, यूके, इवन उरुग्वे, ब्राजील, वो 10% से लेके 30%, 50% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। हम अभी 5 से 7% पर ही अटके हुए हैं। नहीं, हमारे वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान में गति आने की बहुत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। हालांकि टीकाकरण जो हम आज करेंगे और जो अप्रैल मई में उसका जो हमें इम्पैक्ट है, जो उसका जो असर है, वो हमको जुलाई अगस्त में देखने में आएगा। एकदम से तो टीकाकरण से नहीं, लेकिन उसको गति देने की बहुत आवश्यकता है। और जैसे परसों या कल थे 43 लाख करीब हुए हैं देश में, टीके लगे कल हैं। करीब 30 लाख से इसको, ऊपर हुए हैं। हाँ, परसों से 43 लगे थे, शायद सबसे ज्यादा थे। तो इस नंबर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा के करीब 1 करोड़ प्लस रोज लोगों को, 10 मिलियन रोज लोगों को नंबर हमें देना पड़ेगा। और कल कोई निर्णय लिया भी है भारत सरकार ने कि ऑफिसेज में और दूसरी जगहों पे भी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस, आई थिंक अब ये ओपन अप करना पड़ेगा। और हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टीकाकरण के दायरे में हमको अब 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी जी, लोगों को लाने की क्यों? आवश्यकता है, जी, अमेरिका ने क्योंकि तो ये वहां लोग, पर हाँ, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया कि 19 अप्रैल से हर एडल्ट को, यानी 18 साल से ऊपर के, हाँ। उसको वो लायबल होगा, मतलब एलिजिबल होगा फॉर वैक्सीन। बट भारत सरकार को ये भी आकलन करना होगा, कर भी रहे होंगे वो, कि सीरम इंस्टीट्यूट कितनी डोज बना के दे सकते हैं और भारत बायोटेक कितनी डोज बना के दे सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा कॉशियस है, क्योंकि दे डोंट वांट कि इसका भी कोई एकदम से लोग आ जाएं और फिर टीके नहीं हो, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जैसे ही इसका आकलन हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट कहते हैं वो करीब 60 से 65 मिलियन डोज बना सकते हैं हर महीने। और भारत बायोटेक का मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या कितनी कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी सीरम इंस्टीट्यूट से कम है। लेकिन अब करना ये भी होगा कि जैसे स्पुतनिक का ट्रायल शायद हो चुका है, जी। उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया है डीसीजीआई को, वो भी देने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो जाइडस कैडिला भी सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में, जैसी मेरी जानकारी है, वो फुल ऑथराइजेशन के लिए जाएंगे सर डीसीजीआई के पास। और उसके बाद मैं समझता हूं कि अब ये समय है जब फाइजर को भी परमिशन देके या इंपोर्ट मॉडर्ना करने को। का, मॉडर्ना, फाइजर जो भी लाना चाहते हैं, तो उससे हमारी कैपेसिटी टीके की बढ़ जाएगी। हमारा डॉक्टर साहब एक, उसमें, जी, एक बात और आ रही है जो सबसे ज्यादा लोग उसको लेके चिंतित भी हैं कि ये जो बात उठी कोविशील्ड का पहले 4 महीने में बूस्टर डोज सेकंड वाला लगेगा, फिर ये बात आई कि 6 से 8 हफ्ते, कोवैक्सीन को लेकर भी 4 से 6 हफ्ते बताया जा रहा है। इसको लेकर जो है कुछ जो है उहापोह की स्थिति है लोगों में, थोड़ा सा ये शक है कि कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं कह रहे हैं 12 हफ्ते के बाद सही रहेगा, लेकिन खैर 8 हफ्ते का यहाँ पर रखा हुआ है। तो क्या इसको भी अवेयरनेस के लेवल पे भी कहीं ना कहीं सरकार को और अपना काम करना चाहिए था, जो शायद उसमें भी कमी रह गई? हाँ, नहीं, बेसिकली सरकार पहले हेजिटेंट थे। हमारी सरकार नहीं, एक्चुअली जो कमिटी है जो वैक्सीनेशन को स्ट्रेटेजी बना रही है, डॉक्टर पॉल के अंडर में जो कमिटी जी। है, डॉक्टर विनोद पॉल के, तो एक्चुअली कोविशील्ड के बारे में था ये भ्रम कि क्या स्ट्रेटेजी चेंज करके इसकी स्पेसिंग को बढ़ाया जा सकता है। वो, चूंकि डब्ल्यूएचओ ने ये रिकमेंड कर दिया था कि स्पेसिंग को बढ़ाया जा सकता है, और डब्ल्यूएचओ ने एक जो ट्रायल, फेज 3 का ट्रायल था, उसके डेटा की जब एनालिसिस हो रही थी, उसमें एक्चुअली ये देखा गया, और वो ब्राजील में हुआ था ये ट्रायल। जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया तो ये देखा गया उस ट्रायल में बहुत सारे लोगों ने, ये कोई प्लान नहीं था, ट्रायल का हिस्सा भी नहीं था, काफी, ये इनका तो जो 4 हफ्ते का ही उसमें गैप था 2 डोजेज में, कोविशील्ड का भी।
लेकिन बहुत सारे लोगों ने 4 हफ्ते में दूसरी डोज नहीं ली जो ट्रायल में शामिल हुए। उन्होंने या तो 6 हफ्ते बाद ली, 8 हफ्ते बाद ली और 12 हफ्ते बाद ली और उससे ज्यादा बाद भी ली। तो वो नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो गया जो उसमें जो डेविएशन हुआ लोगों का। ट्रायल में जो वॉलंटियर्स थे, आप और मैं जैसे थे, तो नहीं आए लोग लगवाने, वो 8 हफ्ते बाद आए, कोई 12 हफ्ते बाद आया। तो जब वो डेटा को सेपरेट किया, इन्होंने सेग्रीगेट किया, तो ये देखा कि एक तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ आउटकम पे, जो उसकी एफिकेसी पे। दूसरे उन्होंने देखा शायद एफिकेसी थोड़ी सी बेहतर है अगर स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए। इस बेसिस पे जो डब्ल्यूएचओ की वैक्सीन कमेटी है, उसने ये निर्णय दिया कि इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं और डब्ल्यूएचओ ने ये रिकमेंड कर दिया, जो यूके में फॉलो भी हो गया। हमारे यहाँ थोड़ा सा इन लोगों को, चूंकि आप जैसे कह रहे हैं, ये भ्रम हो जाता है। अब उस किसी भी स्ट्रेटेजी को आप बदलें तो लोगों में कहीं ना कहीं शंका होती है, उसको अवॉइड कर रहे थे। लेकिन फाइनली हमारी भी जो समिति है प्रोफेसर पॉल के अंडर में, उन्होंने फिर निर्णय ले लिया कि बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो भी डब्ल्यूएचओ ने और इन्होंने भी उस एविडेंस को देख लिया कि इसको आप 6 से 8 हफ्ते पे भी लगवा सकते हैं और उससे कोविशील्ड को उससे ज्यादा पे भी लगवा सकते हैं। लेकिन कोवैक्सीन की मियाद अभी भी 4 से 6 हफ्ते की है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 28 दिन या थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे हो जाए, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आगे आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये जो अभी 4 हफ्ते बताए जा रहे हैं बहुत और खतरनाक हो सकते हैं, क्या हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग ऊपर की तरफ जा ही रहे हैं, इसमें तो दिख ही रहा है, वो तो ऑब्वियस है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो तो जिस दिन नंबर कमाने शुरू होंगे सबको पता नहीं, लगेगा। और कितना डरना पड़ेगा आम इंसान को भी, उसमें सरकारों को भी? स्ट्रैटेजी नहीं, किस तरह से बदलनी पड़ेगी? स्ट्रेटजी अभी यही है और कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। मास्क का देखिए, दो बातें होती है। एक तो लगाना कैसे है, ये लोगों को समझना है कि मास्क को अपना मुंह और नाक दोनों कवर करना है। और इसके जो लगाने के फायदे अदर देन कोविड, उसका ये है कि आपका हाथ नहीं जाता मुंह पे जब मास्क लगा होता है। ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार सरफेस ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं, फोमाइट से जो कहते हैं कि आपने मेज छू गया कोई आके, या छींका किसी ने, वो ड्रॉप्स पड़ गए वहां पे, उसमें वायरस पार्टिकल भी थे। तो एक तो डायरेक्ट आप जब बात कर रहे हैं तो जो हमारा सलाइवा और पार्टिकल्स वायरस के निकल रहे हैं, वो आपके चेहरे पूरे डायरेक्टली नोज या माउथ के थ्रू अंदर नहीं जाते। दूसरे, आप मुंह पे हाथ नहीं लगाते। तीसरा, ये पोल्यूशन से भी बचाता है। चौथा, ये और कोई वायरल और या बैक्टीरियल आपका इन्फेक्शन आपको बचाता है। और पिछले 1 वर्ष में ये देखा गया है कि टीबी का इंसिडेंस कम हुआ है भारत में, और ये काफी इसमें योगदान मास्क का है। और अब तो काफी स्टडीज आ गई मास्क पे बहुत स्टडीज है। केवल मास्क, डिस्टेंसिंग आपकी मान लीजिए नहीं भी, जैसे हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, हम लोग 10-12 लोग होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, 6x6 का ऑपरेशन थिएटर होता है, 6 मीटर बाय 6 मीटर का या उससे भी छोटा। एनेस्थीसिया के 4 लोग हैं, हम सर्जन 4 लोग हैं, फिर 4 नर्सेज हैं, 2 टेक्नीशियन है, तो कोई दूरी नहीं होती वहां पे। तो इसलिए इन 2 मास्क के बाद भी, ये 2 मास्क लगा के तो मैं गाड़ी में बैठते ही हूँ। अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ अकेला, तो अभी मैंने उतार दिया है जी। और जब मैं ओटी में जाता हूँ ऑपरेशन के लिए, तो मैं एक और मास्क ऊपर से लगाता हूँ। तो इतनी प्रिकॉशन लेके अगर मान लीजिए थोड़े से वायरस पार्टिकल आपके जाते भी हैं आपके अंदर, तो वो उतनी गंभीर बीमारी नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर टू द वायरस पार्टिकल्स। तो आगे वे अहेड क्या है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी? आप क्या कहेंगे मास्क के अलावा सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को क्या करना चाहिए? टीकाकरण को जितनी गति दे सकते हैं और सबको, उसके हर उम्र के लोगों को, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को इसके दायरे में लाना है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो यंग है 45 वर्ष से नीचे, बट ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि साहब जो मोर्टिलिटी है, मृत्यु दर है, वो 45 से ऊपर ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबको पता है। ये 1 साल से हम देखा भी है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनमें मृत्यु दर ज्यादा है, ये भी सबको मालूम है कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सांस की बीमारी है, या कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है आपका,
आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, तो इनमें मृत्यु दर ज्यादा है, तो इनको पहले प्रेफर करने में कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अब हम जो कह रहे हैं कि आप सब लोगों को करें, क्योंकि यंग लोग ज्यादा मोबाइल हैं, वो जी, काम के लिए ज्यादा जाते हैं, एक्सपोज्ड है, बाहर जा रहे हैं वही वो लोग। ज्यादा वो ज्यादा एक्सपोज है, फिर अपने घर में आके एक्सपोजर करते हैं, अपने सारे लोगों को देते हैं कहीं पे। अब जैसे केस था आईआईएम अहमदाबाद के कैंपस का, जी वहां पे 5 छात्रों को आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोविड हुआ और उन्होंने बताया नहीं, छुपा लिया सबसे। उसके बाद वो अपना एग्जाम दिया, मित्रों से मिलते रहे, टीचर से मिलते रहे, और उस कैंपस में संक्रमण फैला दिया उन्होंने। और ये कमोवेश ये बहुत सारे कैंपसेस में ऐसा हुआ है, बच्चों के द्वारा संक्रमण फैला है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप लेकिन सरकार का जो मत है वो ये है कि देखिए, मान लीजिए हम यंग को दे भी दें, लेकिन फैला तो वो फिर भी सकते हैं, उसके बाद उनको नहीं होगा, बट फैला वो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले हम उन एज ग्रुप्स को कवर कर लें जिनमें मृत्यु दर ज्यादा है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपके जो सारे सुझाव हैं और उनको सबसे अहम सुझाव तो यही है कि सरकार को 45 साल और कोमोर्बिडिटी वाली जो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा है उसको घटा के यंगस्टर्स को भी 25 साल और या उससे भी कम लोगों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल करना चाहिए। और जल्द और टीके का जो स्पेस है उसको और बढ़ाना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ टीके रोज लगाने चाहिए, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उतना तो होनी चाहिए। एक चीज और है, मान लीजिए आप पूरे देश में, हमारे पास इतनी डोज नहीं है, पर्याप्त नहीं है पूरे देश के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए, तो जिन राज्यों में संक्रमण बहुत ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, जैसे पंजाब, चंडीगढ़, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वहां पे सबका अलाउ कर दें। जी, तो कम से कम वहां मतलब अलाउ ये, कर दें इन प्रदेशों में। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि इस पर विचार बिल्कुल गंभीरता से हो रहा है, और जैसे ही उनको आंकलन ऐसा होगा कि हाँ डोजेज हमारे पास पर्याप्त हो जाएंगी, तो इसको बढ़ा रहे। देखिए, आज से उन्होंने कह दिया कि ऑफिस में, चाहे प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस हो, चाहे सरकारी क्षेत्र के ऑफिस हो, वहां पे टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए। तो वो भी एक अच्छा कदम है। इसी प्रकार से स्कूल कैंपसेस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस, लेकिन और ऑफिसेज जगहों में भी पे माफ करिएगा, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी, खास तौर पर जो प्राइवेट इंडस्ट्री, वहां पे 45 साल के ऊपर के लोग इक्का दुक्का ही होंगे, ज्यादातर जो होंगे वो 22 साल से 40 साल की उम्र के होंगे। हाँ, तो उनको उनको अब दायरे में, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उनको दायरे में लाना आवश्यक है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।